प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आज बेज थ्योरम पर बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट में कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। आज बेज थ्योरम में सबसे पहले उसका स्टेटमेंट और उसके बाद इसका प्रूफ और कुछ एग्जाम्पल जो है मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। तो बेज थ्योरम ये इसका स्टेटमेंट इस प्रकार है कि कोई सैंपल स्पेस है और पार्टीशन किसी इवेंट का यदि E1, E2 और En हो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो एनी इवेंट है उसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पार्टीशन में एक पार्ट का जब प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाती है उस इवेंट में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अकर्ड A, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्लस इंटू P प्रोबेबिलिटी A बाय EI होल अपन बाय समेसन I1 to N P प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपन EI। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का प्रूफ, चूंकि यह एक कोई इवेंट्स है, इस इवेंट को पार्टीशन किया गया और यह पार्टीशन E1, E2 और En तक है, जो कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो यदि इसके बीच वाला पार्ट में यह भाग जो होगी इसके इंटरसेक्शन होगी एक पार्टीशन का E1 का, पूरे इवेंट्स में यह पार्ट इसके इंटरसेक्शन में होंगे और यह पार्ट जो होंगे यह इसके E2 के इंटरसेक्ट भाग होंगे। तो इस तरह से सभी पार्ट को यदि इसको ऐड किया जाए तो टोटल जो सैंपल स्पेस होगा उसी पर यह डिपेंड करेगा। अब देखिए, सैंपल स्पेस इज द E1 यूनियन E2, इस तरह से En तक ये जो है यह एक एग्जॉस्टिव इवेंट के डिफिनेशन से कैन बी रिटन एज। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कोई भी पार्टीशन ऑफ इवेंट जो है उसका इंटरसेक्ट जो होगा वह नल होना चाहिए, ये नल होगा। इस तरह से बाय जनरल रूल A इक्वल टू A इंटरसेक्शन S, यानी कि यह इस टाइप में लिखा गया है कि इसके जो इंटरसेक्शन होंगे, जितना एलिमेंट A में है उतना ही एलिमेंट इसके सैंपल स्पेस है, तो देयर इज इक्वल टू A हो जाएगा। लेकिन ये जो सैंपल स्पेस है, चूंकि हमने सभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स के एलिमेंट्स को हमने एक यूनियन के फॉर्म में इसको लिखा है, तो इसको यूनियन के फॉर्म में हम सैंपल स्पेस के सभी इवेंट्स को लिख दिया। अब इसको जब डिमॉर्गन्स लॉ के बेस पर हम इसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन EI1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2, ये जो है लास्ट तक En तक जाएगा। अब इसमें यदि प्रोबेबिलिटी टेकिंग किया जाए दोनों साइड, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो एडिशन थ्योरम से हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 इज सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En तक का हम कैन बी रिटन। अब इसे समेशन के फॉर्म में जब लिखा जाए तो दैट इज समेशन
I1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इसे इक्वेशन 1 हमने पुट किया है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल्स टू होता है पी ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड ई आई हो जाएगा। फिर जब पी ए इक्वल्स टू पी आई प्लस पी अकर ई आई के इक्वल होते हैं, तो फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसी फॉर्म को यदि लिखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अकर्ड ए हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर यह लिखा जा सकता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अकर्ड ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपन पी ए। अब चूंकि इंटरसेक्शन फॉर्म को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड ए आई ई आई हो जाएगा, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसका वैल्यू सम इक्वेशन 1 से हम इतना कैन बी रिटन करेंगे। दैट इज द प्रूफ ऑफ बेज थ्योरम्स। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाने पर आप ज़्यादा समझेंगे। दो बैग है, उस बैग में एक बैग में 2 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें मैं एट रैंडम किसी बैग से बॉल निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वह बॉल निकाला गया बॉल रेड ही है? यही क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और अकर्ड ए इज रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी या रेड बॉल की इवेंट्स है। तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। चूँकि 2 ही बैग है इसीलिए 1/2 दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब चूँकि जब बैग 1 में से यदि वह रेड बॉल है तो रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और अकर्ड E1 यानी बैग 1 से निकाला गया, यहाँ पर रेड बॉल 2 है, टोटल 7 है तो 2/7। इसी तरह से बैग 2 का जो है 3/7 हो जाएगा। अब जो बेज रूल्स है उस पर यदि इस वैल्यू को पुट किया जाए तो इसका वैल्यू 2/5 होगा। यानी वह बैग 1 से निकाला गया रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 होगी। अब एग्जाम्पल 1 में देयर आर 2 आइडेंटिकल बॉक्स और उसमें 4 वाइट और 3 रेड बॉल तथा एक में 3 वाइट और 7 रेड बॉल है। किसी बॉक्स को एट रैंडम चूज करना है और उसमें से एक बॉल को निकाल करके फिर उसी में रख देना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह वाइट बॉल है तथा फर्स्ट वाले बॉक्स से वह निकाला गया है, यही डिफाइन करने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन E1 बॉक्स के सिलेक्शन बॉक्स नंबर 1 के सिलेक्शन का इवेंट हमने एज्यूम किया है, और E2 जो है बॉक्स नंबर 2 का, और E जो है जो ड्रॉन यानी जो बॉल निकाला जा रहा है वह वाइट है, इसकी इवेंट जो है
ई से डिनोट किया गया है। तो सिलेक्शन ऑफ बॉक्स का जो इवेंट होगा 1/2 होगा, जो दोनों में इक्वल होगा, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स के लिए। अब ये जो वाइट बॉल है, बॉक्स नंबर 1 से निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 और बॉक्स 2 से निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/10 होगा। अब इस जितने भी वैल्यू है उसको बेज थ्योरम पर जब पुटिंग किया जाए और इस बेज थ्योरम पर पुटिंग करने के बाद 40/61 इसका आंसर हो जाएगा। अब कार्ड पर डिपेंड एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखिए। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 50 के बंडल 52 के बंडल के कार्ड में 2 कार्ड्स जो है निकाला जाता है और 1 कार्ड्स फिर उसमें रख दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से वह कार्ड जो है लालपन है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जो कार्ड मिसिंग है वह लालपन ही मिस किया गया है। तो इस पहले हमने एज्यूम किया है E1 इवेंट दैट मिसिंग एट हार्ट, ये जो मिस किया है कार्ड वो हार्ट भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है। तो सभी को हमने इवेंट E1, E2, E3, E4 के टाइप्स में हमने एज्यूम किया है। अब ये जो है इवेंट्स कार्ड जो 2 कार्ड जो निकाला गया है उसके इवेंट को हमने एज्यूम किया है। अब चूंकि यह PE1 यानी हार्ट के जो इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 3C1/52C1, यानी एक बॉल मान लिया हार्ट निकाला गया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 होगी। इसी तरह से चार जो डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हैं उसका भी 1/4 हो जाएगा। अब ये जो मिसिंग कार्ड है वह हार्ट ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 12C2/51C2 हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन जब ये क्लब की जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि वह जो है क्लब मिसिंग कार्ड्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 13C2/51C2 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करके हम बेज थ्योरम पर यदि पुटिंग किया जाए तो इसका वैल्यू 11/50 हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हुआ है जो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि NCR, व्हाट इज दिस NCR, कि ये फार्मूला है कि फैक्टोरियल n/n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r के इक्वल होते हैं। तो जो भी, जैसे कि आप 12C2 की बात करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो इसको हम इस तरह से यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 11/12/2 दैट इज 66 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 11/50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर बेज थ्योरम वाला आप पिछले क्लास में भी इसका जो स्टडी किए हैं और बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं, इसलिए ये तो बहुत इजी है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करते रहें।